नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करेंगे 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही अहम दिन है। आज पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है। हमारे सामने की बेंच पर बैठी हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, फिर चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, हिमालय की चोटी को फतेह करने की बात हो या चंद्रमा पर जाने की। हर क्षेत्र में हर जगह महिलाएं पहुंच रही हैं। हम बार बार आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि क्यों नहीं आज यहाँ जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं वे इस महिला आरक्षण बिल को पास कर दें। मैं चाहती हूँ कि जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे अपने हाथ उठाकर बताएं कि हम सब लोग पास करना चाहते हैं। यहाँ तो सभी माननीय सदस्य इस बिल को पास करना चाहते हैं। हमारे संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है। जब संविधान हमें बराबर का अधिकार देता है और हम हर क्षेत्र में आगे हैं तो फिर हम यहाँ क्यों इस तरह की बातें करते हैं कि विधानसभाओं तथा संसद के दोनों सदनों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण दिवस के अवसर पर महिला आरक्षण बिल को पास करके महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। दूसरी बात, मैं झारखंड की महिलाओं के संबंध में कहना चाहती हूँ। आज झारखंड की महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं या जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, आज सभी रोजगार की खोज में शहरों में जा रही हैं। चाहे वह कलकत्ता हो, दिल्ली हो या मुंबई हो, उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि उनके लिए कोई खास कार्यक्रम दिल्ली या भिन्न भिन्न शहरों में चलाया जाए जिससे कि वे अपने लिए काम पा सकें और अपनी जीविका चला सकें। मैं महिला आरक्षण बिल के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने हमें आरक्षण दिया और आज हम पंचायतों में प्रतिनिधित्व कर रही हैं और हम करके भी दिखा रही हैं कि महिला कितना अच्छा काम कर सकती हैं। लेकिन आज तक हमें राजनीति में आरक्षण नहीं मिल पाया है। विधानसभा और लोकसभा में हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। हर रोज मुझे ऐसा लगता है कि यही भाई हैं, यही हमारे प्रतिनिधि हैं जो बिल पास करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये बच्चे की तरह समझते हैं, जैसे बच्चों को झुनझुना दिखाया जाता है और झुनझुना दिखाकर फिर रख लिया जाता है। ठीक यही परिस्थिति आज हमारी है। ये हमें झुनझुना दिखाते हैं कि आरक्षण बिल हम पास करेंगे, लेकिन यह हो नहीं रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? जरूर कुछ कठिनाइयाँ हैं। विचार विमर्श में हमारा मत नहीं मिल रहा है तो हमें आपस में विचार विमर्श करके जो भी खामियां हैं उसको दूर करिए। महिलाओं का आरक्षण बिल यथाशीघ्र पास किया जाए। आज हम इसी को अपना सबसे बड़ा उपहार समझेंगे।
अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ जो कश्मीर की सरकार है वहाँ इतनी बड़ी घटना घटी कि आतंकवादी जुलूस निकाल रहे हैं, भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार चुप रही। इसके पीछे क्या कारण हैं? और इस घटना के बाद केंद्र सरकार भी मौन रही। केंद्र सरकार का इस पर कोई सकारात्मक बयान नहीं आ सका और अभी भी केंद्र सरकार मौन बैठी है। अखबारों में दिया गया है कि वहाँ 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि किस धारा, किस दफ़ा के तहत मुकदमा किया गया है। इसके बारे में भी सरकार को सदन में बताना चाहिए। इस घटना के बाद देश में एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या सरकार आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के इलाके में जानबूझकर संरक्षण दे रही है? क्या जम्मू कश्मीर की सरकार ही वहाँ आतंकवादियों को पाल पोस कर देश में आतंकवादी घटनाएं करा रही है? इन सब बातों से एक तरह का संशय बना हुआ है। हम चाहते हैं कि इस पर सरकार का रिस्पॉन्स आना चाहिए और ऐसे गंभीर मामले में प्रधानमंत्री जी को स्वयं सदन में जवाब देना चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सरकार को निर्देश दें कि सरकार इस मामले में सदन में जवाब दे। अभी माननीय सदस्य मल्होत्रा जी ने जो सवाल उठाया है यह काफ़ी संवेदनशील सवाल है। गिलानी के विषय में आज कोई नई बात सामने नहीं आ रही है। पहले 1-2 बयान भारत के विरोध में और पाकिस्तान के पक्ष में आ चुके हैं। जब रैली की बात हुई तब कश्मीर में जो सरकार है वह क्या कर रही थी? रैली के बारे में यह भी चर्चा है कि नकाबपोश के भेष में आतंकवादी थे और वे आतंकवादी भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगा रहे थे। उन नारों के अलावा जितनी आग भारत के खिलाफ उगलनी चाहिए थी उतनी ही आग उगली गई। पाकिस्तान की तरफ से कभी कभी बयान आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान सीमा विवाद सुलझाने की तरफ अग्रसर है। कश्मीर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, लश्कर-ए-तैयबा के झंडे लहराए गए। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, इसके बारे में खुले तौर पर भाषण दिए गए। वहाँ पर इतने भयंकर भाषण दिए गए, इस तरह का जहर उगला गया और वहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि यहाँ पर सेना इत्यादि को रहना नहीं चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि इसके बावजूद भी गिलानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लश्कर-ए-तैयबा के लोग नकाब पहनकर वहाँ गए थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला, लेकिन इसके बावजूद भी किसी एक के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ। किसी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यह हिंदुस्तान है या पाकिस्तान? यहाँ पाकिस्तान समर्थक नारे लगेंगे और सरकार इसे देखती रहेगी। यह मामूली बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो मसला है यह 17% नौकरियों में आरक्षण का पूरक है। अगर पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ लिख नहीं सकेंगे तो उनके लिए नौकरियों में जो 17% आरक्षण का प्रावधान है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए मूल चीज़ यह है कि उन्हें शिक्षित करके इस लायक बनाया जाए कि वे आगे चलकर नौकरी पा सकें।
इसलिए संसद ने सर्वसम्मति से इस संबंध में संविधान में संशोधन किया था। यह बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष की सोच बहुत ही साधारण है, सामान्य व्यवहार है। हम बहुत अधिक कानूनी बात पर नहीं जाना चाहते। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जो सुविधा देने की बात हो रही है, अगर इस वर्ष उन बच्चों को वह सुविधा नहीं मिलती है तो वास्तव में यह दुर्भाग्य होगा। हम चाहते हैं कि सरकार इस बात को बहुत गंभीरता से ले ताकि आपस में कोई विवाद ना हो। जो एक सही नीति तय हुई है उसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम करें और यह संदेश यहाँ से ना जाए कि हम बटे हुए हैं। पूरा सदन इस विषय पर एक है, परंतु दुर्भाग्य है कि जिस ढंग से न्यायालय में हमें अपनी बात रखनी चाहिए थी उस ढंग से हम नहीं रख पाए। स्टॉप।